another very important aspect of open access literature, that is OCW. What do you mean by OCW? OCW means open courseware. ओपन कोर्सवेयर का मतलब क्या होता है? जैसे एक कोर्स है, उसका एक सेट सिलेबस है, और उस सिलेबस को लेते हुए एक्सपर्ट्स ने नोट्स बना के दिए आपको। तो इस प्रकार से जो आपको फुल लर्निंग पैकेज दिया जाता है, एंड दिस इज पॉपुलरली विद डिस्टेंस एजुकेशन एंड आल्सो ऑनलाइन एजुकेशन। ये जो ओसीडब्ल्यू है उसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी विद अ मेगा ओसीडब्ल्यू प्रोजेक्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एमआईटी। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो ओसीडब्ल्यू होता है, तो वो जनरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लेवल पे यूज किया जाता है। इसमें जो भी लिटरेचर बनता है वो ओपन एक्सेस में स्टूडेंट्स को अवेलेबल कर दिया जाता है। इसमें सिलेबस ओरिएंटेड वो होता है, उसमें लेक्चर नोट्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रीडिंग मटेरियल होता है, असेसमेंट होती है, क्विज होता है। ठीक है, सो इस प्रकार से कोर्सवेयर बनता है। और आप देखेंगे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी ने उनके 2000 से भी ज़्यादा कोर्सेस अभी ऑनलाइन देना शुरू किया है। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा है, जैसे अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू रिसर्च डेटा, इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे और कम फीस वाले कोर्सेज जो है वो आप एमआईटी से कर सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। अभी ये कोर्सेज के लिए जो नोट्स उन्होंने बनाए उनके एक्सपर्ट्स ने, वो भी आप फ्रीली यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे उनके डिपार्टमेंट्स है, और वो डिपार्टमेंट्स में वो इस प्रकार के कोर्सेज चलाते हैं ऑनलाइन। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट का उनका एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, ग्रेजुएट कोर्स होता है। ओके, जैसे ये मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेस है। और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं, डेटा माइनिंग का भी कोर्स है उनका, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का भी है। तो इस प्रकार से ये कोर्सेस रन होते हैं, और इसके लिए लगने वाला जो मैटर होता है, जैसे लेक्चर नोट्स यहाँ पे दिए हैं, तो ये लेक्चर नोट्स को आप अगर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पीडीएफ फॉर्मेट में उनके टीचर ने बनाए हुए नोट्स आपको यहाँ पे एक्सेस करने मिलते हैं। यू कैन सी दिस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। और आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे के कोर्सेस है, एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस डिसीजंस, इतने लोगों ने बनाया हुआ कोर्स है वो। और यू कैन डाउनलोड द कंप्लीट कंटेंट्स ऑफ दिस कोर्स। यहाँ पे एग्जाम सॉल्यूशंस है, लेक्चर नोट्स है, असाइनमेंट्स एंड सॉल्यूशंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ्स। ये हिस्ट्री के कुछ कोर्सेस है। यू कैन सी हाउ टू स्टेज अ रिवॉल्यूशन, अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ 1865। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है विच इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज एनपीटीईएल। देखिए ये जो है वो 7 ओल्ड आईआईटीज और आईआईएससी ने बनाया हुआ कंटेंट है इसमें। और इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, आर्किटेक्चर फील्ड के लिए यहाँ से आपको काफ़ी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल मिलता है, राइट। इसमें देखेंगे आप, देखिए बाय डिसिप्लिन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर। और यहाँ पे वेब कोर्स है और वीडियो कोर्स है, ये दो प्रकार के कंटेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, और इसका अप्लाइड लिनियर अलजेब्रा का वीडियो है ये। आप यहाँ पे देखेंगे ये आईआईटी के प्रोफेसर यहाँ पे बैठ के आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन वाइज आपको कंटेंट देखना है उनके राइटर्स के हिसाब से, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो बाय इंस्टीट्यूशंस। और जैसे वेब कोर्स आपको देखना है तो वेब कोर्स में देखिए इस प्रकार के उन्होंने बनाए हुए नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंटिन्यूम मैकेनिक्स क्या ऊपर के है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी फैकल्टीज, वेब कंटेंट। वैसे ही वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। और हमारा जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, तो इग्नू के जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ से मिलेगा, ई ज्ञानकोश से।
ठीक है। इसमें भी आपको साइन इन करना पड़ता है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर्च करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ये सब लिंक्स दिए हुए हैं कम्युनिटीज। इसमें मुझे लाइब्रेरी साइंस का मटेरियल अगर ढूंढना है ना, तो अंडर ग्रेजुएट और पीजी लेवल का, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो इसमें से। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मिला, तो उसमें इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरे सामने। और यहाँ पे व्यू ओपन करूंगी मैं, तो देखिए ये लेक्चर दे रहे, इट इज अ वीडियो लेक्चर। तो ऐसा सेल्फ स्टडी मैं यहाँ पे से कर सकती हूँ थ्रू ई ज्ञान कोर्स से। ठीक है। अभी देखिए डिफरेंट स्कूल्स के नाम से उनके डिपार्टमेंट्स है। इसमें मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम मुझे देखना है, तो इसमें मुझे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस देखना है। तो मुझे मिल गया है यहाँ पे, देखिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये ब्लॉक है, इसमें ये नोट्स है, देखिए। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरे उनके जो बुक्स है, बुकलेट्स है इग्नू के, वो ओपन होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और एक चीज है जो स्पर्धा परीक्षा हम कहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज लगता है। तो पांचवी के बाद के पूरे किताबें जो है वो आपको पढ़नी पड़ती है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किताबें हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट में, है ना। यहाँ पे सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द सब्जेक्ट, जीव विज्ञान मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। मुझे ये चैप्टर 9 देखना है, तो चैप्टर 6 को क्लिक किया, वंशागति के आणविक आधार। ओके। तो देखिए ये जो ई कंटेंट क्रिएशन जो अभी आपको इतना सारा मिल रहा है, तो उसको नेशनल लेवल पे स्कूल के लिए बनाना शुरू किया था, और ये सब प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट में जाके मर्ज हो गए। एक बहुत ही अच्छा अर्नेट का प्रोजेक्ट था, आप देख सकते हो, विद्या वाहिनी करके। इतने सारे लैंग्वेजेस में मटेरियल अवेलेबल था, और इन्होंने जो बनाया था विद्या वाहिनी के तहत, उसमें एक शिष्या करके था और विजन नेट करके था। और आप देखेंगे ये जो शिष्या है उसमें स्कूल लेवल का, सीबीएसई लेवल का 9, 10th, 11th, 12th के नोट्स रहते थे। जैसे 9th का फिजिक्स अगर आपको देखना है, तो फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स है, पहला चैप्टर देखना है, तो 1 मार्क के कौन से आंसर आने चाहिए, उसका आइडियल आंसर क्या है, 2 मार्क के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसका आइडियल आंसर क्या है। इस प्रकार से उन्होंने ये कंटेंट बनाया था। विजन नेट में उन्होंने मल्टीमीडिया टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, ग्राफिक्स और एनिमेशंस का इस्तेमाल किया। सीबीएसई के लिए उन्होंने इस प्रकार से, जैसे क्लास 11 बायोलॉजी है, तो ये पूरे उसके टॉपिक्स है, आप देख सकते हो, और उसके अच्छे नोट्स है। और उसके साथ साथ विजन नेट में जैसे द लिविंग वर्ल्ड, व्यू एनिमेशन, तो ऐसे ब्यूटीफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने बना के दिए थे फॉर टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस। बहुत ही सुंदर ये उन्होंने कंटेंट बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। सी एनर्जी फ्लो इन लिविंग सिस्टम एंड ऑल। और अभी रिसेंट जो हम देख रहे हैं ईपीजी पाठशाला, ये इम्प्लीमेंट का ही इनिशिएटिव है ये। ईपीजी पाठशाला में पीजी लेवल के जो भी कोर्सेस है, तो उसके लिए उन्होंने कंटेंट बनाया है, ये कंटेंट बनाया है। और ये 4 क्वाड्रेंट्स में बनाया है उन्होंने। इसमें लेक्चर नोट्स भी है, उसके बाद में वीडियोस भी है ना, और असाइनमेंट्स और क्विजेस भी है। जैसे मुझे यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन का देखना है, लाइफ साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन का देखना है, तो देखिए पेपर सिलेक्ट करो पूछता है वो। पेपर सिलेक्ट करने के बाद में मॉड्यूल पूछता है, और फिर यहाँ पे ई टेक्स्ट है, सेल्फ असेसमेंट है। ई टेक्स्ट में आपको नोट्स मिलेंगे, देखिए ये 7 पेजेस के नोट्स है, क्वाड्रेंट 1। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। ये टीम है जिन्होंने उसको बनाया है, और ये टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही है। दिस इज वीडियो क्लास अंडर सेल्फ लर्निंग। ठीक है। तो इस प्रकार से यू कैन एक्सेस, देखिए ये फर्दर स्लाइड्स है उनके प्रेजेंटेशन के।
तो ऐसे ई पीजी पाठशाला में उन्होंने ई कंटेंट क्रिएट करके रखा है। एंड यू ऑल्सो नो स्वयं, स्वयं जो है मूक्स मूडल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, और अभी हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में भी स्वयं को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब स्वयं का 4 क्रेडिट कोर्स, 2 क्रेडिट कोर्स, तो उसमें से वो करके मार्क्स वो लेके आ सकता है बच्चा स्वयं के। सो आप देखेंगे कि मोर देन 240 ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं के थ्रू चलाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर यूजीसी की वेबसाइट है, वहां पे आप देखेंगे देर इज वन वेब पेज फॉर सीईसी, दैट इज कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या देता है, ये भी ई कंटेंट क्रिएशन का इनिशिएटिव था यूजीसी का। और इसके थ्रू आप यहाँ पे देखेंगे ई कंटेंट और लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी और डिजिटल वीडियो रिपोजिटरी आपको मिलती है। राइट। इन्होंने भी ई कंटेंट करने की शुरुआत सालों पहले शुरू की थी, और उन्होंने छोटे 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 लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनाए। मतलब एक छोटा सा समस्या लेने का और उसके ऊपर में कंटेंट क्रिएट करने का। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा इंजीनियरिंग का लर्निंग ऑब्जेक्ट मैं दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द टर्म सीसी एंड बीएचपी टेल अबाउट एन इंजन। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, और यहाँ पे टीचर बैठ के उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और इसका ड्यूरेशन है केवल 1 मिनट 41 सेकेंड्स। बराबर है। तो ऐसे छोटे छोटे थीम को लेके इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। और ये इनिशियल स्टैटिस्टिक्स था हर विषय के कितने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स सीईसी में मिलते थे। तो इसमें मैंने देखा था कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का केवल एक ही वो भी एक मॉडल करके डाला हुआ था ई बुक्स के ऊपर पे। इन्फ्लिपनेट के हेड जो थे उनका था वो। तो ये देख के मुझे इंस्पिरेशन आया। तो मैंने एक यूजीसी को मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोज किया, क्रिएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बेस्ड ऑन यूजीसी मॉडल करिकुलम। और उस वक्त 2009 में मुझे वो यूजीसी का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था, जिसके लिए मुझे 7,63,000 रुपीज यूजीसी ने दिए थे। और उसके पहले हम देखेंगे जैसे ये जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें बॉटनी में देखना है हमको, बॉटनी में है इसमें मनी प्लांट, मनी प्लांट में देखना है, तो देखिए इस प्रकार से सब मिलता है। ठीक है। और मुझे जो यूजीसी ने प्रोजेक्ट दिया था, उसमें मैंने ये पोर्टल डेवलप करके यूजीसी को दिया था, लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एंड प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर करके मेरा नाम था, ये लाइब्रेरी साइंस के मॉड्यूल्स है। और मैंने उसका स्लोगन दिया था, दैट इज टेल मी एंड आई शैल फॉरगेट, शो मी एंड आई मीन रिमेम्बर, एंड इन्वॉल्व मी एंड आई विल अंडरस्टैंड। ओके। और इसमें पीपीटी प्रेजेंटेशंस, क्विज, वीडियो लेक्चर्स, ग्लॉसरी, ये सब आइटम्स भी मैंने उसमें दिए थे। यहाँ पे आप देख सकेंगे ये मूडल का इस्तेमाल करके मैंने किया था। उस वक्त मूडल हम सबके लिए नया था। और उसके बाद में मैंने इसमें क्विज भी बनाई थी मूडल में, आप देखेंगे। और ये क्विज जब सक्सेसफुल हो गई, तब मैंने एक आईसीएआर का प्रोजेक्ट डाला था नेट सेट के लिए, लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस क्विज बनाने का। तो उसके लिए भी मुझे 3.5 लाख रुपए आईसीएसएसआर ने दिए थे। और फिर मैंने नेट के पेपर 1 के लिए यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट स्कीम में एक प्रोजेक्ट डाला था, उसमें मैंने जनरल पेपर के क्वेश्चंस अपलोड करके दिए थे क्विज टाइप फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से काफी सारे, ये देखिए मैंने खुद के नोट्स बनाई थी इस प्रकार से। ये वीडियो लेक्चर्स, उस वक्त इतना एडवांस टेक्निक नहीं था, 11-12 साल पहले। तो मैं घर पे ही एक वीडियो कैम लेके मैं घर पे ही लोगों के लेक्चर्स जो है वो शूट करती थी। सो फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एक्सेस, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक अलादीन का चिराग। आप जितना उसको घिसते जाओगे, उतना आपको नई नई चीजें मिलेगी। सो दिस इज ओपन एक्सेस। अभी ओपन एक्सेस का और भी फायदा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
देखिए, हम रिसर्च मैट्रिक्स की बात करते हैं। रिसर्च मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो साइटेशंस आते हैं। मतलब आप पेपर पब्लिश करते हो और वो पेपर कितने लोगों ने उनके पेपर में साइट किया, तो ये होता है साइटेशन। ठीक है। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का फर्क मुझे आपसे जानना है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन और रेफरेंसेस एंड ये रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी का फर्क क्या है? बीइंग रिसर्च स्टूडेंट आप सबको पता होना चाहिए। कैन एनीबडी टॉक ऑन दिस? जैसे हमारा एक मैडम मैं बोलूं, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो हाँ इंट्रोडक्शन के लिए हमने क्या-क्या मतलब कहाँ-कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, तो उस हाँ चैप्टर के पीछे रहेगा वो रेफरेंसेस। और आपने जैसे साइटेशन का भी बोला है, तो हमने अगर कहीं कहीं से कुछ लिया है, तो ब्रैकेट में उनका सरनेम और ईयर ऐसा हम साइटेशन में डालते हैं। बट बिब्लियोग्राफी में फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर ये सारे यहाँ का जो पूरा जो हम मटेरियल जहाँ-जहाँ से लेते हैं, वो सारी चीजें बिब्लियोग्राफी में होती है। अच्छा, अभी मुझे एक क्वेश्चन करना है आपको। हाँ। मैडम, डज इट मीन कि आपके 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में जो रेफरेंसेस है उसको आप फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालोगे और बिब्लियोग्राफी बनेगी? फिर से नहीं डालेंगे, पहले ही हम उसको करके रखेंगे ना, वन बाय वन ऐसे। मतलब आपके बिब्लियोग्राफी में से कुछ रेफरेंसेस चैप्टर 1 में आएंगे, चैप्टर 2 में आएंगे, चैप्टर 3 में आएंगे, राइट? नहीं, जैसे इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर के लिए हमने कहाँ-कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद हम वो रेफरेंसेस दे सकते हैं और फिर लास्ट में फिर से सभी इसका उसमें सबका मतलब एक साथ रहेगा। वही मैं बोल रही हूँ ना। आपका मतलब है कि आप हर चैप्टर के पीछे जो रेफरेंस दिए है उसी को बिब्लियोग्राफी में डालेंगे आखिरी में। यस। एनीबडी? और किसी के कोई डाउट सर ये है बताइए। मैडम ने जो कहा वो सही है क्या? बोलिए बोलिए। मैडम मुझे लगता है बिब्लियोग्राफी में बुक्स लिखना है शायद, बुक्स के बारे हाँ में, तो जो जो बिब्लियो बुक्स अपन ने हमने यूज की है उन बुक्स के बारे में। हाँ, मतलब आपका कहना है कि बिब्लियोग्राफी में वेब रिसोर्सेस नहीं आएंगे, जर्नल्स नहीं आएंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं आएंगे। सिर्फ अच्छा, बुक्स। हाँ। सिर्फ बुक्स। एनीबडी एल्स? बोलिए बोलिए। देखिए, बीइंग रिसर्च स्कॉलर आपको ये सब चीजें क्लियर कट पता होना आवश्यक है, इसलिए पूछ रही हूँ। और किसी के कोई कॉन्सेप्ट है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के बारे में? बोलो बोलो। यस। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई भी बात नहीं कर रहा है। मैम एक्चुअली मेरा यही बोलो बोलो। क्वेश्चन था जो पहले क्वेश्चन हुआ था, मैं उसमें पूछने भी वाली थी ये क्वेश्चन, तो मुझे बोलो खुद एकदम बलीजीत। मैम मैं खुद Madam, ये what I क्वेश्चन think करने वाली थी in जो आपने भी पूछा bibliography, है। what I think, ma'am, even we अच्छा। can cite the works that we haven't actually cited, in the हाँ references. हाँ जो वर्क हमने एक्चुअली साइट नहीं किए रेफरेंसेस में, लेकिन उनको हमने हाँ पढ़े हैं मैम, ऐसी हाँ किताबों हाँ। के नाम हम उसमें लिख सकते हैं। सिर्फ किताब है? सॉरी मैम। सिर्फ जर्नल्स भी हो सिर्फ सकता किताब है? है, आर्टिकल भी हो सकता है मैम। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग हाँ। मैम, ऑल द यस। all सब articles, रेफरेंसेस में आएंगे ना। इन bibliography we can बिब्लियोग्राफी। also include, हाँ। even bibliography can also be included in this. यस यस। यस यस। प्लीज पार्डन। Even the web references in under the heading bibliography can also be included in this, ma'am, in the ओके ओके bibliography. ओके ओके, राइट। अभी आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जो चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है, जो आर्टिकल आपने पढ़ा है और उसमें से कुछ पोर्शंस आपने आपके चैप्टर में लिखा है, you have borrowed at least idea or one paragraph or some data or some figure you have borrowed from that particular source and you have included in your thesis, that will become your reference and that you have to cite it. बराबर है? Yes, ma'am. Yes, Yes or ma'am. no? हाँ, Yes, अभी yes, ma'am. अभी देखिए, अभी रेफरेंसेस लिखने के लिए देर आर सो मेनी स्टाइल्स, जैसे एपीए स्टाइल मैनुअल है, एमएलए स्टाइल मैनुअल है। आपकी यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडर्ड फॉलो किया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? Yes. हाँ या ना? हाँ, तो Yes, ma'am. Yes. उसमें आप जो रेफरेंस लिखते हो वो रेफरेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट रेफरेंस जो विद इन द टेक्स्ट आता है, मतलब आपने एक पैराग्राफ लिखा, वो आपने मेरे बुक से लिया है, सपोज मेरा बुक है, मेरे बुक से आपने उसको कॉपी किया है, तो आपको ब्रैकेट में हिरवड़े 2012 ये लिखना है, राइट? तो वो हो जाता है रनिंग टेक्स्ट में शॉर्ट रेफरेंस। और Madam, do we एक, give comma, ma'am? Do we give यस comma यस, after the name of the author in the bracket? I will show you the demonstration now. Okay. Okay, सिर्फ आप ध्यान में रखना, शॉर्ट रेफरेंस इज इंक्लूडेड विद इन द टेक्स्ट, रनिंग टेक्स्ट, मैडम एंड उसी को Yes, ma'am. साइटेशन कहते हैं ना मैम? उसी को साइटेशन कहते हैं। Yes. और the whole reference, the full reference will be given at the end of the chapter, right? Yes. Yes. ठीक है, हाँ, Yes. एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पूरा रेफरेंस देना है और रनिंग टेक्स्ट में शॉर्ट रेफरेंस देना है। शॉर्ट रेफरेंस आप नंबर सिस्टम में भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6। शॉर्ट रेफरेंस देने का एक और तरीका है सर्कुलर ब्रैकेट में सरनेम और ईयर लिखना। कुछ स्टाइल्स में केवल सरनेम लिखते हैं, ईयर नहीं लिखते, राइट? वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं जस्ट आपको अभी थोड़ा सा ये करती हूँ, दिखाती हूँ। मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करती हूँ और मैं आपको, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये अगर आपको नहीं पता चलेगा तो तकलीफ होगी, ठीक है? तो मैं इसको शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और मैं अभी दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, Coffee. जस्ट 1 सेकेंड। Yeah, ma'am. Take your time. No problem. ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको सबको, वर्ड डॉक्यूमेंट? यस मैम। ओके, अभी मैं आपको एक यूटिलिटी बताना चाहूंगी जिससे आपको ये साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब चीजें एकदम ठीक होगी। देखिए, सपोज यू आर राइटिंग दिस चैप्टर, ओके, ये आपका मैटर है, राइट? ये आपने लिया है एक बुक से, तो इसका रेफरेंस कैसे देना? तो एमएस ऑफिस में एक यूटिलिटी है, रेफरेंसेस करके लिंक है, इसमें इंसर्ट साइटेशन करके लिंक है, उसको क्लिक करना है, ऐड न्यू सोर्स को ऐड करना है, ठीक है? अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि टाइप ऑफ सोर्स कौन सा है। टाइप ऑफ सोर्स में वो कहते हैं बुक, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन पीरियोडिकल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट,
उसके बाद में वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट, केस, मिसलेनियस, इतने सब दिया है। सपोज इट इज अ बुक, मैं इसको बुक को क्लिक कर, ठीक है। अभी देखिए मेरे बुक में से लिया है, तो मेरा नाम क्या है, मंगला हिरवड़े, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी उसको, हिरवाड़े। हिरवड़े नहीं लिखना है, जैसे है फर्स्ट नेम पहले लिखना है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी ओके बताया है। हाँ, ओके ओके तो ओके जैसे हम बोलते हैं वैसा ही लिखना है, ठीक है, मंगला हिरवड़े। सपोज ओके नागपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट से लिया है, तो वो कारपोरेट ऑथर बन जाता है, ओके। ठीक है। अभी टाइटल मेरे बुक का क्या है, मेरे बुक का टाइटल है स्टाइल मैनुअल्स, ठीक है, स्टाइल मैनुअल्स, ओके। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है वो हुआ है 2012 में, एक मिनट ना, 2012 में। कहाँ से पब्लिश हुआ है, इट इज फ्रॉम मुंबई। हु इज द पब्लिशर, तो पब्लिशर है मेरा एस चांद, ठीक है। एडिशन कौन सी है, तो फर्स्ट एडिशन, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देनी है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, आप देख सकते हो, हाँ, जहाँ पे मुझे शॉर्ट रेफरेंस जनरेट करना है। आपके बुक के बारे में आपके पास में और ज्यादा बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, लेकिन जो रेड दिया है वो मैंडेटरी है बुक के लिए, उतनी इंफॉर्मेशन, ओके। अभी मैं इसको ओके कर देती हूँ, देखिए ये आया, यस इसको कहते हैं यस मैम। शॉर्ट रेफरेंस, इट इज शॉर्ट रेफरेंस। फिर मैं अभी आगे जाती हूँ, आगे जाके मैंने और कुछ टाइप किया, एंड सपोज दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अ जर्नल आर्टिकल, तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं फिर से इंसर्ट सेक्शन, इंसर्ट साइटेशन में जाती हूँ। इसमें देखिए ये मेरा पहला जो रेफरेंस है वो उसका पार्ट बन गया, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। मैं अभी नया रेफरेंस देना चाहती हूँ, ऐड न्यू रेफरेंस, और मैं यहाँ पे जर्नल आर्टिकल लेती हूँ, क्लिक कर। अभी जर्नल आर्टिकल में मेरे साथ में दो ऑथर और है, जैसे पूजा हिरवाड़े, ठीक है। अभी दूसरा ऑथर जो है वो प्रीति धार्मिक मैम है, तो मैं पूजा हिरवड़े के बाद में क्या करूंगी, कॉमा करूंगी या क्या क्या पंक्चुएशन मार्क डालूंगी मैं, यस। दो ऑथर है तो मैडम कॉमा करोगे, अगर दो से कॉमा, ज्यादा है तो पूजा एंड एट और लिखते हैं मैम। कॉमा नहीं डालना है आपको, सेमीकोलन डालना है। सिम। दो ऑथर को अलग करना है आपको, तो एज पर दिस सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, सेमीकोलन का ही यूज करना है। प्रीति धार्मिक, और तीसरी भी ऑथर है रेखा शर्मा मैडम, ठीक है। तो मुझे एंड लिखना है या एम्परसेंड लिखना है, क्या करूं मैं, लास्ट ऑथर है अभी, एंड लिखना एंड पड़ेगा। लिखना चाहिए एनडी या एम्परसेंड, एंड मैडम, ए एंड डी एंड। हाँ, तो एंड लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन सेमीकोलन, 10 ऑथर रहे तो भी आपको सेमीकोलन ही यूज करना है, एंड कहीं पर भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का नियम है, ओके। रेखा शर्मा, टाइटल है शिकागो स्टाइल मैनुअल, ठीक है। जर्नल का नाम है शिकागो, हाँ, इट इज शिकागो, शिकागो। देन जर्नल का नाम है इंफॉर्मेशन एज। कौन से ईयर में मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 2020, कौन से पेजेस में वो रन हो रहा है, सो 20 से लेके 23 पेजेस तक, तीन पेजेस का वो आर्टिकल है, ठीक है। कौन से वॉल्यूम में और कौन से इशू में आया है, फोर्थ वॉल्यूम सेकंड इशू में आया है, ठीक है। और भी कुछ आपके पास में है डिटेल्स तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे पब्लिशर है, एडिटर है एंड ऑल, लेकिन ये रिकमेंडेड फील्ड मैंने डाली हूँ, ओके किया मैंने। अभी देखिए ये क्या आया,
हिरवड़े एयरटेल, यानी 2 से ज्यादा है तो हिरवड़े एयरटेल आया। ठीक है, अभी मैं और आगे चलती हूँ। देखिए ये मैंने और टाइप किया, और अभी ये मैंने लिया है नागपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो वेब पेज है उसमें से। तो मैं फिर से इंसर्ट साइटेशन में जाती हूँ, ऐड न्यू सोर्स में जाती हूँ, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट निकालती हूँ। अभी यहाँ पे कारपोरेट ऑथर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेज है, कोई एक पर्सन ऑथर नहीं होता है। तो कारपोरेट ऑथर में आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी विल बी द इंस्टीट्यूशनल ऑथर, बराबर है। और आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी का नॉलेज रिसोर्स सेंटर का जो पेज है KRC RTMNU, बराबर है। ये वेब पेज से मैंने लिया है नागपुर यूनिवर्सिटी के। आपने ये कब देखा वो देना, या ये कब क्रिएट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपडेशन लिखा रहता है हर पेज के इधर। तो सपोज इट इज अपडेटेड इन 2022, ओके, मंथ डे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपने उसको कब एक्सेस किया, वो लिख के रखना बहुत जरूरी है। देखिए वेब डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका लाइफ शॉर्ट होता है, दे फ्रिक्वेंटली आर अपडेटेड, बराबर है। तो हो सकता है कि आपका 3 साल के बाद में थीसिस वैल्यूएशन के लिए जाए और एग्जामिनर उसको क्रॉस चेक करे और वहां पे वो चीज मिलेगी ना, तो आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है। इसलिए वेबसाइट का जब भी आप रेफरेंस देंगे तब आपने किस दिन उसको एक्सेस किया वो लिखना जरूरी होता है। जैसे 2022 में अभी मैंने आज ही वो चीज देखी, तो अप्रैल 23 को मैंने ये देखा। अभी आप अगर 4 साल के बाद में थीसिस सबमिट करते हो और वो इंफॉर्मेशन तब नहीं मिलेगी, तो आपको ये नोटिंग रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और वो वेबसाइट के वेब पेज का आपको यहाँ पे URL लिखना है, जैसे www.nagpuruniversity.org/KRC, ठीक है, ये लिख दिया। मैं अभी इसको ओके करती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी 2022, ये आ गया। अभी ये मेरा काम हो गया, अभी मुझे चैप्टर एंड हो गया। मैं अभी यहाँ पे रेफरेंसेस जनरेट करती हूँ। अभी मुझे फुल टेक्स्ट रेफरेंसेस आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी करके एक लिंक है उसको क्लिक करती हूँ, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी को क्लिक करती हूँ, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी आया, यस यस मैम, आया क्या, यस मैम। है ना। अभी देखिए यहाँ पे हिरवड़े एटल, ये कौन सी स्टाइल मैंने यूज की, हार्वर्ड स्टाइल, ठीक है। हर एक स्टाइल में पंक्चुएशन मार्क्स, उनका स्टाइल, एम्परसेंड, एटल यूज करना, अलग अलग उनके नियमों के हिसाब से उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। अभी मुझे पता चला कि हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं, YCMU में हार्वर्ड स्टाइल चलती है, हमारे यूनिवर्सिटी में APA चलती है, और अभी तो मैंने हार्वर्ड में बनाई। कुछ नहीं, ये डॉक्यूमेंट को खोल लेना, ये इसको क्लिक करना ड्रॉप डाउन एरो को, और APA करना, ठीक है। APA किया तो देखिए चेंज हो गया, यस। हिरवड़े M के बाद में कॉमा आ गया, ये हिरवड़े धार्मिक और एयरटेल की जगह एम्परसेंट आ गया, वो APA के नियम के हिसाब से आया, करेक्ट। अभी मुझे MLA स्टाइल चाहिए, तो मैंने MLA को क्लिक किया, तो देखिए MLA में ईयर नहीं आता और M हिरवाड़े हो गया, और यहाँ पे AND यूज हुआ, राइट। और ये देखिए ये इंडेंट लिया उसने, बराबर है, यस मैम, समझा क्या सबको। यस मैम। Yes, ma'am. अभी शिकागो स्टाइल मुझे करना है, तो मैंने शिकागो किया, तो शिकागो में देखिए क्या है, ये कॉमा नहीं है, कॉमा गायब हो गया, ठीक है।
तो ये सबसे आसान तरीका है रेफरेंसेस मैनेज करने का। अभी देखिए, अभी मुझे अगर लगा कि मुझे ना इसमें और कुछ ऐड करना है, वो मैं भूल गई ऐड करना, तो मैंने फिर से उसमें ऐड किया। ठीक है, फिर से उसमें ऐड किया और अभी मैं शॉर्ट रेफरेंस डाल रही हूँ इंसर्ट साइटेशन करके। ऐड न्यू सोर्स में गई मैं और यहाँ पे मुझे देना है फिल्म का देना है। ठीक है, फिल्म का टाइटल क्या है? थ्री इडियट्स। परफॉर्मर कौन है? डायरेक्टर कौन है? परफॉर्मर कौन है? आमिर खान। ठीक है, डायरेक्टर कौन था थ्री इडियट्स का? राजू हिरानी। क्या? राजू हिरानी मैम। राजीव या राजू? राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। ठीक है, और कौन से ईयर में वो पब्लिश ये हुई थी, रिलीज हुई थी? सपोज 2011 if I'm not wrong। 11 201। 12 में कुछ। ओके, तो मैंने ये एक डाल दिया। मुझे वो कोट करना था, मुझे वो कोट करना था कि जो आखिरी सीन होता है ना फिल्म में, और वो कहता है अरे तू वही वांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा दुनिया जिसे ढूंढ रहा है। तो मैं पेटेंट पे आर्टिकल लिखते वक्त वो कोट कर रही हूँ। अभी देखिए, ये शॉर्ट रेफरेंस खान के हिसाब से आ गया, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ रेफरेंसेस में। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सीधा डिलीट मारना है और फिर से बिब्लियोग्राफी में जाना है और वो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करना है। जस्ट लाइक रिफ्रेश करना। आया? आया क्या थ्री इडियट्स का? यस मैम। तो ये शिकागो स्टाइल है, तो इसको मुझे अभी IEEE करना है। IEEE में देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। जस्ट लुक एट दिस IEEE। इसमें क्या हो गया? वहां पे सीक्वेंसिंग। अल्फाबेटिकल वे में आ गया, इसमें नंबर आ गए। और जब आप अ, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो, है ना, रेफरेंसेस को, और ब्रैकेट में करते हो तो इट शुड बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। सीक्वेंस के हिसाब से करते हो तो इट शुड बी अरेंज्ड सिक्वेंशियली। बराबर है? यस मैम। यस। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखना, वहां पे परफॉर्मर को लिया था उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर का नाम लिया है। बराबर है? तो ऐसे ही आप, जैसे ये तुरेबियन है, तुरेबियन में देखिए क्या होता है। तो ये कर सकते हो आप, इजी हो गया अभी आपका। यस मैम। यस मैडम। हाँ, अभी सपोज मैडम ये इसी जो तरह देखना। न्यूज़पेपर के बारे हेलो। हाँ, न्यूज़पेपर का देना है आपको। हाँ हाँ, ठीक है ना, दे सकते न्यूज। हैं ना? हाँ, दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये न्यूज़पेपर से गया, मैंने इंसर्ट साइटेशन में गई, ऐड न्यू सोर्स में गई, और यहाँ पे देखिए क्या क्या है, हम देखेंगे फिर से एक बार। ठीक है, यहाँ पे बुक, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट, केस और मिसलेनियस। राइट? इसमें सपोज रेखा मैम का आर्टिकल आया, रेखा शर्मा। ठीक है, कौन से नाम से आया? UGC HRDC के नाम से आया। ठीक है, पब्लिकेशन टाइटल क्या है? मतलब हितवादा में आया, द हितवादा। ठीक है, कब आया? 2022 में अप्रैल महीने में, आज की तारीख में आया। उसमें कौन सी सिटी? नागपुर सिटी से आया। पब्लिशर कौन है? द हितवादा। बराबर है? इसको मैंने ओके यस कर मैम। दिया।
ये आया शर्मा। अभी फिर से मुझे इसको रेफरेंसेस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना सिलेक्ट करना पड़ेगा है, बिब्लियोग्राफी में जाना है। और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करना है। तो आया ये यूजीसी एचआरडीसी एचईडीसी हो गया। अभी देखिए ये एचईडीसी मेरा गलत हो गया है ना, तो मुझे उसको करेक्ट करना है स्पेलिंग को थीसिस में। तो मैं शर्मा में जाती हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ, एडिट सोर्स को क्लिक करती हूँ। तो जो मैंने बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है वो डिस्प्ले होता है। फिर मैं इसको क्या करूँगी, इसको करेक्ट करूँगी एचआरडीसी, इसको ओके करूँगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसको डिलीट करना, फिर से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाना, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी किया किए, आ गया एचआरडीसी, आया यस क्या, मैम। समझ में आया। तो इस यस प्रकार मैम। से आप ये कर सकते हो। इसमें आपकी प्रैक्टिस होने के बाद में आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज भी कर सकते हो थ्रू दिस मैनेज सोर्सेस। ये मैनेज सोर्सेस जो नंबरचं है सायटेशन कसं देतं? उसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने साइट किए। हॅलो सर मॅडम, क्या चीज़ है सर? नंबरचं सायटेशन, नंबर आपण नंबर देतोय, हाँ न्यूमेरिकल सायटेशन देतोय, हाँ ते कसे देतात? हाँ, नंबरचं सायटेशन देण्यासाठी तुम्हाला एपीए आणि एमएलए स्टाईल नाही घ्यायची, तुम्हाला स्टाईल चेंज करायची। पहा आता याच्यामध्ये मी नंबरचं सायटेशन देते IEEE। तुम्हाला नंबरिंग सिस्टम फॉलो IEEE करायची तर सगळ्यात बेस्ट IEEE। 6. ठीक आहे, हे आता मी आता हे इथे अल्फाबेटिकल लागलेले आहेत की नाही रेफरन्सेस, तर मी IEEE घेते। तर आता ते जसे अपियर झाले तसे आले, राईट, बरोबर आहे। आता याला ओके पण मॅडम. करेक्ट करायचं तर इथे जाऊन एडिट सोर्स केलं की मग तुम्हाला हे येऊन जातं। ठीक आहे, हे आता न्यूमेरिकल वे मध्ये जसे आले तसे इथे आले, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तर न्यूमेरिकल करायचं असेल तर IEEE वापरा, आणि अल्फाबेटिकली अरेंज करायचे असतील तर एपीए, शिकागो, एमएलए काहीही वापरा, हार्वर्ड पण चालतं, हार्वर्ड पण चालतं। ठीक आहे, मॅडम हे जे आहे शिकागो आणि तुराबियन एकच आहे असं मला वाटत होतं आतापर्यंत, हे वेगवेगळे आहेत का? नाही नाही, वेगळे आहेत। आणि हार्वर्ड स्टाईल जी आहे ती YCMOU आपली युनिव्हर्सिटी आहे ना, त्यांनी त्याचं स्टँडर्ड बनवलं। म्हणजे त्यांचे थिसिस जे असतात आणि एमफिलचे डेझर्टेशन्स, तर ते कंपल्सरी त्यांनी केलं की हार्वर्ड मध्ये सायटेशन्स द्यायचे। मॅडम आपल्याला फक्त एपीएस स्टाईलच चालतं ना? असं काही नाही, पहा नाही तुम्ही नाही. जर्नल साठी पेपर लिहित असाल ना, तर जर्नल जो रेकमेंड करेल ती हे, पण एपीए जास्त पॉप्युलर आहे, एपीए जास्त पॉप्युलर आहे। हे विषयानुसार राहतं का मॅडम? कारण आम्ही इतिहासामध्ये सहसा शिकागो स्टाईल बघितली आहे जास्त विषयामध्ये। हा हा, नाही ते प्रॅक्टिस वर डिपेंड करतं सर। एक तर तुमची युनिव्हर्सिटी काय रेकमेंड करतं, दुसरं तुमचं गाईड तुम्हाला काय गायडन्स देतो। लिटरेचर मध्ये मॅडम मॅक्झिमम वेळेस नाही का, जे रिसर्च आर्टिकल्स आहे हा त्यामध्ये हा, सजेशन मध्ये एमएलए हँडबुक त्यांनी सजेस्ट केलेले असते मॅडम। तर ते त्यांचं स्टँडर्ड त्यांनी मानलेलं आहे। हे कशासाठी असतं मी तुम्हाला सांगते, दिस इज जस्ट टू मेंटेन द युनिफॉर्मिटी आणि येस येस. आणि टू अवॉइड प्लॅजारिझम। पहा प्लॅजारिझमचा क्लास मी तुमचा घेणारच आहे नेक्स्ट सेशनला, तर त्याच्यामध्ये काय असतं, प्रोव्हाइडिंग इनकम्प्लीट रेफरन्स म्हणजे पण प्लॅजारिझमचा इश्यू होऊ शकतो। तुम्ही जर का व्यवस्थित पूर्ण डिटेल्स सकट नाही दिलं, म्हणून तुम्हाला स्टाईल मॅन्युअल्स यूज करावे लागतात, त्याच्यामध्ये एक युनिफॉर्मिटी येते। तर असंही नाही करायचं की चॅप्टर 1 ला एपीए वापरलं, चॅप्टर 2 ला एमएलए वापरलं, चॅप्टर 3 ला शिकागो वापरलं, असं नाही। थ्रू आउट द थिसिस युअर स्टाईल मॅन्युअल शुड बी सेम। आलं लक्षात? ते रिसर्च मेथड लिहिताना तुम्ही त्याच्यामध्येच लिहून टाकायचं, फॉर सायटिंग द रेफरन्सेस द रिसर्चर हॅज यूज्ड एपीए स्टाईल मॅन्युअल। कळलं? येस, यस मॅम. येस. आता तुम्हाला मॅम कळलं? थोडं बिब्लियोग्राफी विषयी पण सांगाल ना? सांगते ना, सांगते। अजून मी बिब्लियोग्राफीला टच नाही केलं ना, मी सांगते।
येस इथे तुम्हाला वेब रेफरन्स कसा द्यायचा ते कळलं. येस मॅम. वेबसाईटचा डायरेक्ट इथनं शोधून घ्यायचं तुम्ही. इन्सर्ट सायटेशन मधनं ऍडमिन सोर्स मध्ये गेल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे ऑप्शन्स येतात. जसं इथे पाहून घ्या, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, डॉक्युमेंट फ्रॉम वेबसाईट आणि वेबसाईट. ओके. कळलं. तर इथनं तुम्ही वेब रेफरन्स देऊ शकता. ओके. आणि बेसिकली आता पहा, हा शॉर्ट रेफरन्स, हा फुल रेफरन्स, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही प्रॉपरली एक्नॉलेज केलं त्याला, राईट. आता हे झाले तुमचे रेफरन्सेस. आता व्हॉट इज बिब्लिओग्राफी. पहा, रेफरन्सेस म्हणजे you have seen the document, you have handled that particular document, and you have borrowed either a concept or idea or text or data, figures, diagrams, हे काही तुम्ही त्यातनं उचलून आपल्या थिसिसचा पार्ट बनवला तर that becomes your reference, राईट. परंतु हे जे पूर्ण प्रोसेस असते 5 इयर्सची, 6 इयर्सची PhD research, during that process you may get so many other references which you have not used, which you have not accessed. परंतु you think कि जो अपने रिसर्च को आगे लेके जाएगा इन फ्यूचर, उसने ये पढ़ना चाहिए ऐसा आपको लगता है, दैट एडिशनल रीडिंग पार्ट इज बिब्लियोग्राफी. मैं आपको एक चीज बताती हूँ. मेरे डिपार्टमेंट में एक वाइवा हुआ था और वो वाइवा में द एग्जामिनर केम विथ ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन वाज, उसने क्या किया था, ये पूरे जो रेफरेंसेस है ये चैप्टर 1 के हो गए, ये रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट कर दिया बिब्लियोग्राफी में. दूसरे चैप्टर के रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट कर लिए, तीसरे चैप्टर के रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट कर लिए, बन गई उनकी बिब्लियोग्राफी. तो उन्होंने वो चीज को नोट किया और उन्होंने पूछा कि देखिए, पहले चैप्टर के बाद में आपके 5 पेजेस के रेफरेंसेस, दूसरे चैप्टर के बाद में 10 पेजेस के गए क्योंकि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है. तीसरे चैप्टर के बाद में और 5 पेजेस, चौथे चैप्टर के बाद में और 5 पेजेस, ठीक है. तो ऐसे 5-5, 10-10, 20-20 पेजेस बना के 40 पेजेस एक्स्ट्रा हो गए जिसमें आपने केवल रिपीटेशन किया है और कुछ भी नहीं किया. तो उन्होंने वो चीज नोट की कि व्हाई यू हैव गिवन ऑल द रेफरेंसेस अंडर बिब्लियोग्राफी. आपको पेजेस बढ़ाना था क्या, आपको आपके थीसिस का साइज बढ़ाना था, इसलिए रिपीटेड इंफॉर्मेशन दी. तो वो बंदा उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया. इसीलिए you must be able to distinguish between a reference, what its purpose is, and what is bibliography clear cutly, क्योंकि आपको वो इम्प्लीमेंट करना है आपके थीसिस में. जो रेफरेंसेस आपको ऐसे लगते हैं कि जो आपने देखे, कभी कभी क्या होता है कि कोई जर्नल आर्टिकल लेते हैं, वो रेफरेंस देता है और वो टाइटल हमें बहुत कैची लगता है कि अरे ये मिलना चाहिए मुझे, अरे ये मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है. तो ऐसी चीजें नोट करके रखो और वो आपके एडिशनल रीडिंग्स में दो. बिब्लियोग्राफी डज नॉट मीन ओनली द लिस्ट ऑफ बुक्स. बिब्लियोग्राफी मीन्स इट इज लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस. वो फोटोग्राफ है तो भी चलेगा, वो फिल्म है तो भी चलेगी, वो परफॉर्मेंस है तो भी चलेगा. दैट कैन बिकम द पार्ट ऑफ योर बिब्लियोग्राफी. ऐसा नहीं केवल बुक्स का ही लिस्ट देना है उसमें. दूसरी और एक चीज है वेब्लियोग्राफी. वेब यानी वेब रिसोर्सेस. देखिए, देर इज नो सर्च वर्ड. ये उत्पत्ती झालेले काही शब्द आहेत, ते शब्द ऍक्सेप्टेड नाही आहेत टेक्निकल रायटिंग मध्ये. बिब्लियोग्राफी मीन्स बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी मीन्स डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, फिर वो डॉक्यूमेंट सोर्स कोई भी हो, ठीक है. बिब्लियोग्राफी ऐसा कोई अलग सेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा कोई वर्ड ही एक्सपेक्टेड नहीं है थीसिस में, टेक्निकल राइटिंग में. वो जनरेट किया हुआ वर्ड है, राइट. समझ में आया. यस मैम. आगे चलेंगे. यस इसके मैडम. बारे में और कुछ आपको ये करना है. हाँ, मैनेज रिसोर्सेस मैंने बताना भूल गई आपको.
इसमें देखिए जैसे ये हर, आप देखिए यहाँ पे देखिए इंसर्ट साइटेशन में मैंने जितने भी रेफरेंसेस दिए वो पार्ट एंड पार्सल हो गया ये पर्टिकुलर डेटाबेस का मेरे कंप्यूटर पे, राइट है। तो ये सब रेफरेंसेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे है। देखिए ये मैंने बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं। इसमें से सपोज एक जो चीज़ है मुझे कॉपी करके पेस्ट करनी है, ठीक है, तो ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर सकती हूँ। मतलब वही वही इंफॉर्मेशन बार बार अलग अलग चैप्टर्स में डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, यू कैन ऑल्सो एडिट। जैसे इसमें ये किताब में से मैंने पेज नंबर 49 से लिया है, लेकिन दूसरी जगह जब इसको डालना है तब मैंने पेज नंबर 60 रेफर किया है। तो ऐसे चेंजेस करने के लिए भी आपको इसमें क्या होता है, स्कोप होता है, ठीक है, ओके। यस मैम। So is it easy for you now? Yes, madam. Is the difference clear between bibliography and reference? Absolutely, ma'am. यस मैम। मैम तो चले अभी हाँ बोलिए बोलिए मैम बोलिए, ask ये your question. या मैम लिटरेचर रिव्यू टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या मैडम? नहीं ओके नहीं, टेबुलर फॉर्म में मत लिखिए, इट इज रिव्यू। ठीक ओके लिटरेचर रिव्यू में एक्चुअली ये नहीं आती, टेबल्स नहीं आती। ओके हेलो और देखिए हाँ बोलिए। मैडम, बट अगर लिटरेचर रिव्यू में हमें अगर कुछ कंपैरिजन दिखाना है, हाँ जैसे पर्टिकुलर पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उसके अलग अलग पेपर्स के उसमें क्या क्या वो पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है और क्या रिजल्ट है, उसको कंपेयर करना है, तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं ना? नहीं, टेबुलर फॉर्म में आप दिखा सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टेबल्स शुड बी अवॉइडेड, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने खुद मेरे थीसिस में टेबुलर फॉर्म्स डाले थे ऐसे ही। मेरा इंडिया के जो वेबसाइट्स है उनके लाइब्रेरी वेब पेजेस जो है उस पर स्टडी था, इवैल्यूएशन, ओके, तो उसमें ओके मैंने डाला था, तो उसका एक्सपर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया था, ओके दीज आर रिव्यूज, आप एनालिसिस क्यों कर रहे हो उसका। ओके ओके तो अब हाँ, मतलब मेरा खुद का अनुभव है करके मैं बता रही हूँ कि अवॉइड करो उसको, ओके मैडम। इंस्टेड दैट ओके यू मैम गो इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, ठीक है ना। ओके तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी समझा अभी आपको। यस मैडम। यस मैम सो मैं अभी ये स्टॉप करती हूँ स्क्रीन, और मेरा ओरिजिनल पीपीटी जो है वो अभी फिर से शेयर करती हूँ। देखिए अभी आपको बहुत सारी चीजें समझी, राइट, और आपको बहुत साइटेशन के बारे में समझा, और अभी हम इम्पैक्ट फैक्टर पे आएंगे, ठीक है, रिसर्च मैट्रिक्स। तो अगर आपका पेपर है पब्लिश किया हुआ जर्नल में, तो आप उसके साइटेशंस कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि साइटेशंस बढ़ना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उससे आपका पेपर कितना क्वालिटी है वो समझ में आता है। कितने साइटेशंस आपके आर्टिकल को मिलेंगे, उसका मतलब है उतने ज़्यादा लोगों ने आपका काम एक्नॉलेज किया है, उसका फायदा जर्नल को होगा, और मोर साइटेशंस मोर द पॉपुलैरिटी ऑफ द जर्नल, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है साइटेशंस की वजह से, राइट। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हो ओपन एक्सेस का इस्तेमाल करके कि आपका पेपर पूरे वर्ल्ड को दिखे, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स आता है कि आप खुद का एक पेज क्रिएट करो, ब्लॉग्स में लिखो, या फिर आपके पेपर की कॉपी आपके इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट होती है उसमें दे दो, रिसर्च पब्लिकेशंस फ्रॉम फैकल्टी, या फिर देर आर सम सब्जेक्ट वाइज आर्काइव्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन www, तो उसमें आप अपना पेपर सबमिट करो। तो ये
3-4 वेज है। कौन से वेज है? आपके कॉलेज की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है आपके वेबसाइट पे, उसमें आपका फुल टेक्स्ट पेपर सबमिट करो, या ब्लॉग में शेयर करो, या फिर जो सब्जेक्ट आर्काइव्स ऑलरेडी बने हैं www में, तो वहाँ पे आप उसको सबमिट करो। ये प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ आर्काइविंग। मतलब वो जर्नल ने नहीं किया, मैंने खुद ने किया। सो ऐसे जनरल रिपोजिटरीज में पिक्शेयर करके एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। पहले रजिस्टर कर लो, लॉगिन करो, और आप यहाँ पे आपका पेपर शेयर करो। और यहाँ पे जिन्होंने वॉलंटरीली उनका पेपर शेयर किया है, तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हो। तो पिक्शेयर एक है। फिर यहाँ पे देखिए सेल्फ आर्काइविंग किए हुए पेपर्स यहाँ पे 1,52,589 है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लोगों ने सेल्फ आर्काइविंग किया हुआ है ना। मॅम तो एक्सक्यूज मी मॅम. या श्योर। मॅम काही वेळेस नाही का आपल्याला ईमेल्स येतात आपण ज्या वेबसाईटवर रजिस्टर केलेलं असेल, फॉर एक्झाम्पल अकॅडमी हेलो IDU ची वेबसाईट आहे, सर, नहीं तिथं समझ आपण में आ रिसर्च रहा। पेपर आपण एम आय ऑडिबल मॅम? हाँ, धीरे धीरे बोलिए। येस मॅम. आपण आहे ना, आपल्याला खूप वेळेस ईमेल येतात आपल्या ईमेल आयडीवर नाही का, इनबॉक्स हाँ मध्ये, की तुमचा हा हाँ पेपर साईट केलेला आहे. हाँ अकॅडमी एड्यूचे बेसिकली आपल्याला ईमेल्स येतात नाही का, हाँ हाँ पण त्यांचे डिटेल्स आपल्याला दिसत नाही की आपण कोणी ऍक्च्युली साईट केलंय ते. हाँ हा, तर अशा साइटेशंस ना वेळेस काय करायचं मॅडम? येस मी येस, तुम्हाला सायटेशन, येस. मी तुम्हाला ना उद्याच्या लेक्चर मध्ये एक घेणार आहे मी, रिसर्च मॅट्रिक्स. तर त्याच्यामधनं तुम्हाला मिळेल कुणी साईट केलंय ते. ओके. तुमचं गुगल आहे ना, गुगल स्कॉलर मध्ये माय सायटेशन सर्व्हिस मध्ये तुम्ही रजिस्टर्ड आहात का? हो मॅडम, रजिस्टर्ड आहे मी तिथे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतात ते. ओके ओके. रिसर्च गेट पण मध्ये ते सुद्धा गुगल दिसतात. गुगल स्कॉलर साठी नाही का मॅडम, आपलं जे अकॅडमिक्स आहे म्हणजे हा रिसर्च गेट जो आहे ना, हा आपल्या संस्थेचा जो आयडी आहे, जोपर्यंत संस्थेचा आयडी आणि जो इन्स्टिट्यूशनल ईमेल आयडी आपल्याला नाही मिळत ना, तोपर्यंत तिथे आपण पेपर्स अपलोड नाही करू शकत रिसर्च गेट नाही, मध्ये. ते तर आहे, ते तर आहे. हा, त्यांनी आता इन्स्टिट्यूशनल केलेलं आहे, तर आपण एक क्रिएट करून घ्यायचा ना इन्स्टिट्यूशनचा. अच्छा. हा, एक आयडी बनवून घ्यायचा इन्स्टिट्यूशनचा. कारण आता पहा, ओके. नॅक मध्ये तुम्हाला हे सायटेशन्स वगैरे दाखवणं आवश्यक असतं, हम्म. राईट आहे की मोस्ट येस. सायटेड पेपर ऑफ युअर फॅकल्टी. हे सगळे तुमचे पॅरामीटर्स तुम्ही जितकं शो ऑफ कराल तेवढं पाहिजे असतं, राईट. ट्रू. त्याच्यासाठी तुम्ही करू शकता ते by इन्स्टिट्यूशनच्या the way, आयडीने सगळ्यांना फॅकल्टीला तुम्ही करू शकता. मैम रिसर्च येस गेट मॅम. के लिए मैम येस मेरी आवाज आ रही है? मैम रिसर्च गेट के लिए अगर कोई ऑलरेडी रिसर्च गेट में है तो वो आपको इनवाइट कर सकता है रिसर्च गेट में, वो ऐड कर सकता है। क्या बोले मैम? सॉरी मैम मॅम, डिडंट रिसर्च गेट यू. गेट मैम रिसर्च गेट में लाइक समबडी इज ऑलरेडी ऑन रिसर्च गेट रिसर्च तो गेट वो के बारे आपको में बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, हम लोग गूगल माई साइटेशन हाँ मैम मैं सर्विस के रिसर्च बारे गेट के बारे में बोल रही हूँ। हाँ मैम रिसर्च गेट के लिए आप अगर आप किसी को जानते हैं तो वो आपको इनवाइट भेज सकता है रिसर्च गेट के लिए। हाँ, रिसर्च गेट में कर सकते हैं ना मैडम, बट व्हाट हाँ वी वर टॉकिंग वाज अबाउट गूगल माई साइटेशन सर्विस. बट मैम उसके थ्रू आप अपना आर्टिकल भी अपलोड कर सकते हैं ना फिर हाँ, रिसर्च गेट पे। रिसर्च Your गेट में voice भी is कर सकते. breaking, ma'am. Your voice is breaking, Mudliar ma'am. या एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. ओके. मैं वो सब चीजें लेने वाली हूँ रिसर्च मैट्रिक्स में, तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन में नहीं करते. अभी हमारा काम क्या है कि सेल्फ आर्काइविंग कैसे करना. ओके. Okay. Yeah. अभी देखिए, आपने कहा कि गूगल माई साइटेशन सर्विस में जो है वो आर्टिकल डाल नहीं सकते आप, बराबर है, ये आपने कहा ना? Yes, ma'am. हाँ, तो आर्टिकल कहाँ से गूगल स्कॉलर में जाते हैं, मैं आपको वो पाथ दिखाने वाली हूँ अभी. कहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है ताकि गूगल उसको इंडेक्स करे. ठीक है. Okay. हाँ, Yes, yes, तो ma'am. Thank you. पिक्चर इज जनरल रिपोजिटरी. उसके बाद में हम देखेंगे देर इज वन मोर OSF होम. ये भी जनरल फ्री ओपन प्लेटफॉर्म है कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए.
और ये रिसर्च गेट है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। ओके, और academia.edu भी एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन शेयर द पेपर्स एंड यू कैन अर्न मोर साइटेशंस टू योर वर्क। अभी सेल्फ आर्काइविंग क्या है कि सपोज मेरा एक बहुत अच्छा एल्सेवियर का जर्नल है, उसमें मेरा पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन इट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल, तो मेरा पेपर कितने लोगों तक पहुंचेगा कि सिर्फ मेरे जो वो जर्नल को खरीदते हैं उतने लोग ही मेरा पेपर पढ़ पाएंगे, या जो लाइब्रेरी खरीदता है उसके यूजर्स पढ़ पाएंगे, लेकिन जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उनके तक मेरा पेपर जाएगा नहीं, पहुंचेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे सेल्फ आर्काइविंग करने की जरूरत होती है। ऐसे कुछ ओपन प्लेटफॉर्म्स में मेरा वो पेपर डालना पड़ता है मुझे। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हेन टू आर्काइव। 3 प्रकार होते हैं, प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट और पब्लिशर। आप जब पेपर लिखते हो सबसे पहली बार तो उसको कहते हैं प्री प्रिंट मैन्युस्क्रिप्ट। वो आप जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड को भेजते हो, एडिटोरियल बोर्ड उसका स्क्रूटिनी करता है, उनको वो पेपर ठीक लगा तो उनके रिव्यूअर्स रहते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, तो वो उनके पास में भेजते हैं फॉर रिव्यू प्रोसेस। तो ये जो पीयर रिव्यू होता है जो एक्सपर्ट्स के पास में भेजा जाता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है ब्लाइंड पीयर रिव्यू, दूसरा होता है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। ब्लाइंड पीयर रिव्यू में क्या होता है, सपोज आपके पेपर के लिए उन्होंने 2 एक्सपर्ट्स चुने कि इनकी राय मंगवाई जाए, तो वो आपका नाम गाम पता हटा देते हैं, ओनली सब्जेक्ट कंटेंट उनके पास में भेजते हैं। इट इज ब्लाइंड पीयर रिव्यू। और दूसरी एक चीज होती है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, यानी आपका अस्तित्व भी उसमें से निकाला जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट रिव्यूअर को जाता है, और वो 2 रिव्यूअर के बीच में भी कोई संबंध नहीं रहता। पहले रिव्यूअर को दूसरे रिव्यूअर का पता ही नहीं रहता, दूसरे को पहले का पता नहीं रहता, तो वो अपना इम्पार्शियल ओपिनियन देते हैं। अभी वो रिव्यूअर्स ने आपका पेपर पढ़ा और उन्होंने आपको कमेंट्स दिए फॉर मॉडिफिकेशंस, तो आपके पास में एडिटोरियल बोर्ड फिर से आपका पेपर भेजेगा। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि वो सब करेक्शंस जो है वो करके फिर से देना पड़ता है, फिर से एडिटर बोर्ड रिव्यूअर को भेजेगा पेपर कि अभी ये सेटिस्फाइड है क्या, तो वो बोलता है ओके नाउ यू कैन एक्सेप्ट द पेपर। तो ये जो विथ करेक्शंस एक्सेप्टेड पेपर रहता है, एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, दैट इज योर पोस्ट प्रिंट। और फिर उसका कैमरा रेडी कॉपी बनता है फॉर पब्लिशिंग, उसमें वो अपने फॉर्मेट में वो पेपर को बना लेते हैं एडिटोरियल बोर्ड, तो उसको हम कहते हैं पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन। ठीक है, उसमें पेज नंबर, जर्नल का नाम, फुटर में, हेडर में कौन से पेज पे वो प्रिंट होगा, ये सभी चीजें आ जाती है, दैट इज कैमरा रेडी कॉपी, राइट। तो आपका पेपर 3 स्टेजेस से गुजरता है, प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट एंड पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन। आप तीनों इसमें आपका पेपर आर्काइव कर सकते हो। ओके, प्री प्रिंट अगर आपको करना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कुछ जर्नल्स प्री प्रिंट अगर आपने आर्काइव में डाला तो आपका पेपर पब्लिश नहीं करते हैं, तो आपको जिस पब्लिकेशन को देना है वो पेपर, तो उनकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। पोस्ट प्रिंट में अगर आप डालते हो, है ना, तो वो रेडी फॉर पब्लिशिंग पेपर होता है। और पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन मतलब कैमरा रेडी कॉपी अगर आपको आर्काइव करनी है तो आपको पब्लिशर की परमिशन लेना जरूरी होता है। ठीक है, अभी देखिए ओपन एक्सेस के 2 रोड्स होते हैं, एक होता है ग्रीन रोड, यानी जो जर्नल्स ओपन एक्सेस जर्नल्स है उन्हीं में पेपर पब्लिश करो, तो आपको ये एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। लेकिन गोल्ड रोड जो होता है उसमें आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड हाई क्वालिटी जर्नल में पेपर पब्लिश करते हो और फिर उसको आर्काइव में डाल देते हो, यानी दिस इज गोल्ड रूट, ग्रीन रूट एंड गोल्ड रूट। ओके, अभी देखिए ये जो ग्रीन रूट होता है उसमें कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, ओपन एक्सेस जर्नल्स में आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, और कभी कभी एम्बार्गो पीरियड होता है, मतलब वो 6 महीने तक वो ओपन एक्सेस नहीं रहेगा जर्नल, 6 महीने के बाद में वो ओपन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बार्गो पीरियड। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ये लाइफ साइकिल है,
ये टिम ब्रॉडी और स्टीवन हर्नार्ड ने दिया है। अभी देखिए, अभी अ, आपने पेपर लिखा, ये प्री प्रिंट है, आपने जर्नल को सबमिट किया, ठीक है। ये पीयर रिव्यूअर्स ने क्या किया, रिव्यू किया और आपको सजेशंस दिए। फिर आपने पोस्ट प्रिंट में किया, हाँ, पोस्ट प्रिंट बन गया, इट वाज एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड इन अ जर्नल। अभी ये जर्नल को इतने ही लोग खरीदते हैं, तो आपका पेपर कहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ तक जाएगा, राइट। अभी हम दूसरा लाइफ साइकिल देखते हैं, लिमिटेड एक्सेस। अभी जैसे आपने प्री प्रिंट लिखा, आर्काइव में डाल दिया, वो आर्काइव को इतने लोग देख रहे हैं, प्री प्रिंट, इतने लोगों तक आपका रिसर्च गया। फिर पीयर एक्सपर्ट्स ने रिव्यू किया, आपका पोस्ट प्रिंट बन गया, तो पोस्ट प्रिंट पढ़ने वाले इतने हो गए और फिर जर्नल में पब्लिश हो गया, तो ये दो तो है ही सब्सक्राइबर्स। लेकिन इसके अलावा अगर आप सेल्फ आर्काइविंग करते हो तो इतने एडिशनल रीडर्स मिलते हैं आपके पर्टिकुलर पेपर को, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ आर्काइविंग। अभी सेल्फ आर्काइविंग करना है तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको डर लगेगा कि अरे मैंने कॉपीराइट का फॉर्म तो भर के दिया हूँ, मैं मेरे पब्लिशर ने जो जर्नल में पब्लिश किया वहां से मैं मेरा फुल टेक्स्ट आर्टिकल कैसे आर्काइव कर सकता हूँ, तो मुझे वो कॉपीराइट वायलेशन में पकड़ लेगा। ये एक फियर रहता है मन में, इसलिए लोग अपना फुल टेक्स्ट पेपर देते नहीं है कहीं पे। लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन है, एंड दैट इज शेरपा रोमियो डेटाबेस। शेरपा रोमियो डेटाबेस जो है उसने क्या किया है, ये वर्ल्ड वाइड पब्लिशर्स जो है उनकी कॉपीराइट पॉलिसीज और सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज को स्टडी किया है और उन्होंने इसका वेबसाइट बनाया है। तो यहाँ पे जर्नल जो जर्नल में आपने पब्लिश किया है तो उसकी पॉलिसी जानने के लिए यहाँ जर्नल का टाइटल या उसका आईएसएसएन या पब्लिशर का नाम आपको देना पड़ता है। देखिए, इसमें ये डेटाबेस में उन्होंने पब्लिशर्स को 4 भागों में बांटा है। ग्रीन यानी ग्रीन कैटेगरी के जो पब्लिशर्स होते हैं वो आपको प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट, पब्लिशर्स वर्जन, ये तीनों आर्काइव करने के लिए परमिशन देते हैं। ब्लू पब्लिशर्स कैटेगरी जो होती है वो कहते हैं पोस्ट प्रिंट आप कर सकते हो, ठीक है, पब्लिशर वर्जन भी कर सकते हो, लेकिन जो कच्चा बनाया आपका ना प्री प्रिंट वो मत कीजिए। मतलब ये दोनों सेल्फ आर्काइविंग के लिए अलाउ करते हैं। तीसरा कैटेगरी है येलो, वो कहते हैं तुम्हारा जो ओरिजिनल काम है ना प्री प्रिंट उतना ही करो, जहां से हमारा काम शुरू होता है वो आप नहीं कर सकते। और व्हाइट टाइप के पब्लिशर जो होते हैं वो कहते नहीं, हमारे जर्नल में पब्लिश करना है ना, कोई आर्काइव नहीं करने का। तो ये 4 कैटेगरीज के पब्लिशर्स होते हैं। अभी देखिए रोमियो जूलियट, रोमियो डेटाबेस मैंने खोला, शेरपा रोमियो, और उसमें मैंने नेचर जो पॉपुलर जर्नल है वो डाला। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है, प्री प्रिंट कर सकता है, पोस्ट प्रिंट 6 महीने के बाद कर सकता है, एम्बार्गो पीरियड, लेकिन पब्लिशर का वर्जन करने से मना कर रहे हैं। सो ही इज येलो पब्लिशर, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरे जर्नल्स है, आप देख सकते हो, और इसमें ग्रीन ज्यादा है, यानी पब्लिशर्स जो है जर्नल्स के वो आपको अलाउ करते हैं सेल्फ आर्काइविंग के लिए। ये स्प्रिंजर है जर्मनी का, इसमें देखिए वो पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन नहीं बोलता है, लेकिन वो प्री प्रिंट और पोस्ट प्रिंट को अलाउ करता है। अभी ये आप देखेंगे कि जर्नल्स कैसे कैसे शेरपा रोमियो में आते गए डेटाबेस, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम जर्नल पब्लिशर्स दैट इज 42% दे आर ग्रीन, दीज आर ब्लू, दीज आर ब्लू, और येलो जो केवल प्री प्रिंट कहते हैं, व्हाइट बोलते हैं नो आर्काइविंग, तो इनका परसेंटेज 18 और 7 25% में ही ये आते हैं। लेकिन 75% जर्नल पब्लिशर्स दे अलाउ सेल्फ आर्काइविंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंट्री वाइज पब्लिशर्स दिए हैं उन्होंने, आप देख सकते हो, इसमें इंडिया भी है, यू कैन सी इंडिया आल्सो। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया के 124 पब्लिशर्स दिए हैं, उसमें से 55 ग्रीन है, ब्लू 58 है, यानी ये दोनों आर्काइविंग के लिए हाँ कहते हैं, सिर्फ ये 11 नहीं बोलते। यानी यू कैन इजीली आर्काइव योर पेपर। अभी ये आर्काइव करने के लिए प्लेटफॉर्म्स कौन से, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना।
तो मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ, एंड दैट इज OpenDOAR। ये शेरपा की सर्विस है। उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप आर्काइव कर सकते हो वो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। OpenDOAR में आप जाएंगे तो 5352 रिपोजिटरीज उसमें रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड। ये उसकी साइट है। और यहाँ पे आप बाय कंट्री भी कर सकते हो, एडवांस सर्च का ऑप्शन भी यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप कंट्री वाइज भी देख सकते हो कितने ये है। ये इंडिया के है, आप देखेंगे 94 ऐसे रिपोजिटरीज है आर्काइविंग के लिए इंडिया से। कुछ इंस्टीट्यूशन लेवल के है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब इंडिया के 94, ठीक है। और इसमें कैसे करना है, इसमें देखिए ये जो रिपोजिटरीज है कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल की होती है। जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, तो इसमें केवल नागपुर यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही अपलोड कर पाएंगे, बाहर वाला नहीं करेगा, राइट। तो वो इंस्टीट्यूशनल है। लेकिन जो डिसिप्लिनरी होते हैं तो ये डिसिप्लिनरी रिपोजिटरीज में कोई भी अपलोड कर सकता है, यानी हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सब सॉफ्टवेयर्स यूज किए हुए। ये देखिए आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो, जर्नल आर्टिकल्स, थीसिस, डिसर्टेशंस, बुक्स, चैप्टर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट, पेटेंट, सब कुछ आर्काइव कर सकते हो। और आप देखेंगे यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिसिन की 521 है, साइंस की 349 है, टेक्नोलॉजी की इतनी है। और आप यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जनरल की 252 रिपोजिटरीज है, फिजिक्स की इतनी है। तो ऐसे आपका चुन लीजिए, ठीक है। अभी ये इंडिया की कुछ रिपोजिटरीज है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये रिपोजिटरीज में बाकी लोगों ने डिपॉजिट किए हुए उनके पेपर्स आप आराम से रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एडवांस सर्च के ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ। तो अगर मुझे इसमें ये करना है तो आपको सर्च कैसे करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी और आपका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो आपके सब्जेक्ट के कौन से रिपोजिटरीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं आपको एक सबसे पहला आर्काइव जो बना वो ARXIV है, वो डिसिप्लिनरी आर्काइव है। और आप देखेंगे बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर्स, IT, ये सबके लोग अपने पेपर इसमें आर्काइव कर सकते हैं। और इसमें आर्काइव करने का तरीका एकदम सिंपल है। और इसमें जिन्होंने आर्काइव किया, जैसे मैंने कोविड-19 इसमें ARXIV में टाइप किया, तो कोविड-19 के बाकी ऑथर्स के पेपर्स भी आपको यहाँ से फुल टेक्स्ट मिलेंगे, जो कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए बहुत काम आएंगे, राइट। देखिए ये पूरे आर्टिकल्स डाउनलोड होते हैं यहाँ पे, ओके। ये देखिए ये दूसरा आर्टिकल 6 पेजेस का। तो ये ओल्डेस्ट है ARXIV। और इसमें अगर आपको सबमिट करना है तो ये सबमिशन गाइडलाइंस में जाना है, ओके। यहाँ पे पूरा उन्होंने दिया है कि कैसे कैसे आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता पहले, वो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। आपको ईमेल में उसका पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड लेके आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में जैसे ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो होने के बाद में मैं रजिस्टर्ड यूजर बन गई उनकी। और देखिए पेपर सबमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, लेकिन दूसरों के पेपर पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने अकाउंट खोल दिया मेरा। और अभी यहाँ पे स्टार्ट न्यू सबमिशन है, फिर यहाँ पे आप आपका पेपर अपलोड कर सकते हो। और एक चीज बता रही हूँ, ये जो आर्काइव्स मैंने आपको बताया है DOAR में से, वो आर्काइव्स में अगर आपने आपका पेपर अपलोड किया तो गूगल उसको इंडेक्स करता है। जैसे ही आप अपलोड करोगे 2 दिन में गूगल के बॉक्स में अपना नाम टाइप कीजिए तो आपका पेपर दिखेगा फुल टेक्स्ट, राइट, ओके। हमारे लाइब्रेरी साइंस का एक आर्काइव है ELIS। इसमें देखिए इसमें मेरे 11 पेपर है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये सब पेपर्स है। और ये जो पेपर था मेरा ओपन एक्सेस इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड सुपर पावर, ये 2006 में मैंने गुलबर्गा में कॉन्फ्रेंस में
प्रेजेंट किया था और फिर मैंने ELIS में डाला था। जब मैंने इसको ELIS में डाला तो पूरी दुनिया को वो दिखना शुरू हो गया। और ये पेपर यहाँ पे डालने की वजह से मुझे यूनेस्को का प्रोजेक्ट मिला कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपका ये पेपर हमने पढ़े, तो आप ऐसा ही इंडिया का ओपन एक्सेस का करंट स्टेटस को क्या है वो लिख के हमें दीजिए। वो यूनेस्को के हैंडबुक में पब्लिश हो गया। पहले जर्मन भाषा में हुआ, फिर इंग्लिश में हुआ और फिर चाइनीज भाषा में हुआ। तो ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ये सब करने से। और ये गूगल स्कॉलर में अगर आप हिरवड़े मंगला अनिल लिखोगे तो मेरे जो ELIS में सब पेपर्स है, देखिए ये पेपर है ना, ये पेपर आया और यहाँ पे देखो कितने लोगों ने ये पेपर को साइट किया, 24 लोगों ने किया। इसको क्लिक करेंगे तो वो बताएगा आपको कि आपका पेपर कहाँ कहाँ साइट हुआ है। सर आपने प्रश्न पूछा था ना कि रिसर्च गेट मैम बताता नहीं है कहाँ पे हुआ, 1 साइटेशन मिला है। तो आपको यस ये सब आर्काइविंग का प्रोसेस करने के बाद में ये यहाँ पे जो आता है ना वो आपको पूरे पूरे दिखेंगे। ये जी 24 मैम लोग कौन है बराबर ध्यान में आएगा ये पूरे पेपर्स के। साइटेड बाय 6, साइटेड बाय 3, साइटेड बाय 9, साइटेड बाय 11, ये आप करके देखिए। और गूगल स्कॉलर का माई साइटेशन सर्विस जो है उसमें ये सब आते हैं। जैसे ये 27 लोगों ने साइट किया है, ये 24 लोगों ने साइट किया है, तो ये लोग कौन है वो भी आपको गूगल स्कॉलर दिखाता है, राइट। और ये ELIS में से डाउनलोड किया तो ये पूरा पेपर आता है। ओके, सो यस दिस मैम इज एक्चुअली द थिंग। और ओपन एक्सेस लिटरेचर जो होता है उसमें भी अगर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालने हैं, आपका पूरा पेपर दिखना तो चाहिए लेकिन वो कमर्शियली कोई यूटिलाइज ना करे, तो उसके लिए क्रिएटिव कॉमन्स करके लाइसेंसिंग सिस्टम होती है, CC by NC, CC by NC/ND, इस प्रकार की। तो ये है, जैसे CC by किया तो आप सभी के लिए परमिशन देते हो, जैसे रीड, डाउनलोड, प्रिंट, शेयर, डिस्ट्रीब्यूट, रीयूज, बिल्ड ऑन, ट्विक, रिमिक्स, ट्रांसलेट और रीयूज कमर्शियली। लेकिन आपने आपके पेपर पे CC by NC का ये सिंबल डाला तो कोई और बाकी सब तो कर सकेगा लेकिन उसको कमर्शियली रीयूज नहीं कर सकेगा, वो रेस्ट्रिक्शन आप डाल दिए। और अगर आपने आपके फुल टेक्स्ट पेपर में आर्काइव करते वक्त CC by NC/ND डाल दिया तो उसको ट्विक, रिमिक्स, ट्रांसलेट और कमर्शियल यूज के लिए प्रोहिबिट करेगा। सिर्फ इतना ही एक्सेस वो 3 चीज के लिए देगा, राइट। सो फ्रेंड्स, this is actually open access is a journey from reprint to e-print, okay। and Alvin Toffler ने जैसे कहा है कि the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn and relearn. So friends, thank you so much for your patient listening. थँक्यू सो मच मॅडम. काही क्वेश्चन्स आहेत का? Questions विचारा. मैम अगर Yes. कोई मॅडम समजा फ्युचर मध्ये मॅडम मैं आपको अप्रोच कर हाँ, सकती हूँ. बोला ना. हेलो. मैडम सपोज फ्यूचर में अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम आपसे मिल सकते हैं ना? हाँ, मिल सकते हैं ना. मेरा नंबर ले लीजिएगा यस. प्रीति मैम से. येस येस, मी शेअर करेल मॅडम तुमचा नंबर. हो जरूर. येस. बलजीत मैम कुछ पूछना है? हाँ, मैं भी यही पूछ रही थी कि अगर फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉन्टेक्ट हाँ कर हाँ, सकती हूँ. जरूर. आई विल शेयर नंबर इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. मैडम अभी है मंडे को और मैडम के लेक्चर्स है कुछ टॉपिक्स पे, प्लेगैरिज्म वगैरह मैडम कवर करेंगे मंडे के सेशन में. तब तक और कुछ डिफिकल्टी आती है आपको तो आप उस दिन भी पूछ सकते हैं. ओके मैम. ओके, रुकेंगे यहाँ पे कि और कुछ क्वेरीज? पूछिए तो अच्छा लगता है. आज त्यांना खूप सारा मसाला मिळालात मॅम. दोस्त में. रियली मैम, रियली. Yes. I think you all will be happy. यस मैम. हाँ, इतने सारे yes, रिसोर्स मिले तो. एटलीस्ट Yes, वी ma'am. गॉट द बिगिनिंग. यस किस यस तरीके मैम से करना है.
कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ही नई थी। यूज कीजिए सब चीजों को। हाँ, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते गाइडेंस तब बहुत तक कम मिलता है, गाइडेंस बहुत कम मिलता है मैम, शायद उसके कारण हम मतलब थोड़ा ब्रेक लग जाता है बीच में। मिस हो गया। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर करूंगी तो उसमें कवर हो जाएगा। थांबायचं मॅडम इथे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes, yes. Okay. Thank you so much, madam. And we will meet at 2 p.m. on Monday. जरूर जरूर। Okay. Thank you so much, ma'am, from all the participants also. Thank you. थैंक यू, बाय। Bye, ma'am. पार्टिसिपेंट्स, कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। कल जो अपने सेशन है वो 12 बजे से स्टार्ट होंगे इंस्टेड ऑफ 10:30। 10:30 बजे अपना पहला लेक्चर नहीं रहेगा। फर्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock and it will end at 3:30 और 4 o'clock तक आप लोग फ्री हो जाएंगे। कल अपना स्टैटिस्टिक का लेक्चर है, यूनिट 3 का मेजर पार्ट कल कवर होगा, तो कल प्लीज कोई अब्सेंट, रादर अब्सेंट तो आप रहते ही नहीं है, बट बी अटेंटिव। एक मैडम की कल कुछ एग्जाम है तो वो थोड़ा बीच में नहीं रहेंगे। बलजीत मैडम, कल ही है ना आपकी एग्जाम? यस मैम। हाँ, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, स्टार्टिंग में रहिए, फिर एग्जाम से आने के बाद फिर से मीटिंग शुरू करिए। मतलब आपका कुछ जो भी पार्ट मिस होगा आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और वैसे मैं रिकॉर्डिंग तो भेजूंगी ही, बट रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर टुमारो वी विल गोइंग टू स्टडी स्टैटिस्टिक, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिट 3 which will be covered by Dr. Rekha Sharma ma'am, and our session will start from 12 o'clock instead of 10:30. ठीक है? ओके मैम। ओके मॅम. आणि मंडेला ज्यांचे सेमिनार्स आहेत, इंजिनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, कॉस्मेटोलॉजी और एक कोई तो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग कल तक पीपीटीज मेरे पास आ जाने चाहिए कल शाम तक, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ओके मैम। चलिए अभी मैं मीटिंग एंड करती हूँ, कल मिलेंगे 12 बजे। थैंक्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू।